हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोबिसन लेक्चर्स। मैं मोबिसन आपका स्वागत करता हूं मोबिसन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला। ठीक दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। और दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा हम वो जय माता सरस्वती के नाम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो सरस्वती माता हमारी देवी है और हम उनके नाम से आज के जो क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों आप जितने भी साथी जन इस वक्त हमारे चैनल पर नए, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही अगर दोस्तों अभी तक आपने जो हमारी वीडियो है उसको लाइक वगैरह नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है वो क्लास 10 वालों के लिए होने वाली है। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र, कक्षा 12वीं के छात्र, और अगर आप जैसा आगामी परीक्षाएं होती है, जैसे अगर आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे या एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में कुछ कंसेप्ट विथ ट्रिक और वेरी मोस्ट और ट्रिकी अप्रोच के साथ आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहना, ताकि आपको जितना भी पोर्शन है एकदम हलवा माध्यम से समझ में आता रहे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आइए बिना देरी के स्टार्ट करें। देखो अगर समझो तो भैया जय माता सरस्वती के नाम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो समझो। अब देखो जैसे चैप्टर का नाम जो है वो है द्विघात समीकरण। अब देखो चैप्टर के नाम से थोड़ी सी फीलिंग करो कि भाई जब चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है तो इसमें हमें पढ़ना, देखो द्विघात मतलब दो घात के बारे में तो पढ़ना है। ये तो सिंपल हो गया कि भाई ये चैप्टर का नाम द्विघात है तो हमें दो घात के बारे में तो पढ़ना है। अब देखो द्विघात समीकरण को अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी चीज पूछूंगा कि जो द्विघात समीकरण होती है उससे भी मैं पहले आपसे थोड़ी सी आपकी बारीकी नॉलेज लेना चाहूंगा। और बारीकी नॉलेज में क्या मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो भैया अचर राशि क्या होती है और एक भैया चर राशि क्या होती है। देखो मैं आपसे केवल दो चीज पूछ रहा, जो आपने पढ़ भी रखी है और नहीं पढ़ रखी तो यह समझ लेना कि एक तो भैया अचर राशि क्या होती है और एक मैं आपसे पूछ रहा कि भैया चर राशि क्या होती है। ये दोनों जो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखो अचर और चर राशि क्या होगी। तो देखो अगर बात अगर अचर राशि का है तो अचर राशि तुमने पढ़ा भी होगा। अचर राशि होती है कि वह राशि जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु चर राशि क्या होती है, तो भैया चर राशि होती है कि वह राशि जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भैया चर राशि क्या होगी, जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। अचर राशि परिवर्तन नहीं किया जा सकता और चर राशि परिवर्तन किया जा सकता। तो ये पार्ट होता अचर और चर राशि। भैया इस पे एक एग्जाम्पल मिल जाता तो और मजा आ जाता। तो बेटा देखो एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे x + y = 4 है। अब इसमें x + y = जैसे मैंने मान लो 4 लिख लिया, तो अगर यह आप समझने का प्रयास करिए, देखो थोड़ा सा भैया समझने का प्रयास क्या करना कि ये जो x और y मान लो इन दोनों पर मिलाकर कुल 4 रुपए है। तो भाई हमें इसमें यो नहीं पता कि ये जो x वाला है और ये जो y वाला है, इसमें x और y वाले पर कितने रुपए हैं भैया, हमें यो कुछ नहीं पता। तो हम इसमें केवल और केवल क्या लगा सकते हैं, एक अंदाजा। अंदाजा मान लो हमने लगाया कि भैया x पे 0 रुपए और y पर 4 रुपए, भैया दोनों को पर मिला के कितने रुपए हो रहे, 4। मान लो फिर से एक अंदाजा आया और अंदाजा लगाया कि x पर मान लो 1 रुपया मान लिया, y पर 3 रुपए मान लिया, तब भी दोनों पर मिलाकर कितने रुपए हुए भैया, 4 ही हुए। और हमने अंदाजा बनाया तो भैया x पर 2 रुपए मान लिया, y पर 2 रुपए मान लिया, दोनों पर मिलाकर फिर से रुपए कितने बैठे, 4 ही बैठे। और अंदाजा लगाया तो भैया अंदाजा क्या बैठा कि x पर आपका 3 रुपए लगा दिए, y पर 1 लगा दिए, तब भी भैया कितने, 4। मतलब हमने कुछ नहीं करा, हम यहाँ x का मान रखते जा रहे हैं अंदाज से। पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर हमने 2 रखा और फिर हमने 3 रखा। अब क्या हमने 4 रख दिया और y का 0 रख दिया, तब भी मिलाकर कितने हो रहे हम पे, 4 हो गए। मतलब भैया आप समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, क्या समझो। अगर यहाँ आप थोड़ा सा गौर करोगे तो देखो जो x का मान और y का मान दोनों पर मिलाकर कितने रुपए थे, 4।
अब हमें यो नहीं पता कि इसमें एक्स वाले पर कितने रुपए हैं और वाई वाले पे कितने रुपए, तो इसमें हमें केवल और केवल क्या लगाना पड़ता है, एक हमें इसमें अंदाजा लगाना पड़ता है। भैया हमने लगाया इसमें अंदाजा लगाया हमने हमने माना कि भैया एक्स पे मान लो 0 रुपए, तो वाई पर कितने 4, तब भी दोनों पर मिलाकर 4 रुपए हो रहे। फिर अंदाजा लगाया, अब क्या एक्स पर अगर 1 रुपया मानना और वाई पर 3 मानने, तब भी दोनों पर मिलाकर 4 रुपए हो रहे। फिर थोड़ा सा अंदाजा लगा, अब क्या एक्स पर 2 मानने, वाई पर भी 2 मानने, तब भी दोनों पर मिला के कितने हुए, 4 रुपए हुए। फिर हमने और सोचा कि भैया एक्स पर अगर 3 रुपए मानने, वाई पर 1 मानना, तब भी मिलाकर कितने 4 रुपए हो रहे। और फिर हमने सोचा कि एक्स पर आपका 4 जो रख रहे हैं और वाई पर हमने 0 रख रहे, तब भी मिलाकर कितने हो रहे, 4 रुपए। मतलब क्या, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होगा तो यहाँ जो एक्स वाला मान है और ये जो वाई वाला मान है, यो वाई वाला मान है और यो क्या है, एक्स वाला मान, तो यहाँ जो एक्स और वाई वाले मान है उन दोनों के मान में भैया यहाँ हो रहा है परिवर्तन। देखो भैया पहले एक्स का 0 आ रहा, फिर 1 आ रहा, 2 आ रहा, वाई का 4 3 2, मतलब परिवर्तन हो रहा, कभी 1 हो रहा, कभी 2 हो रहा, कभी 4 हो रहा, कभी 3 हो रहा, तो ये हो रहा परिवर्तन। अब दोस्तों जब ये हो रहा है ना परिवर्तन, तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ जो एक्स और वाई है ये इन दोनों के मान फिक्स नहीं है, इनके तो मानों में परिवर्तन हो रहा। और जब इनके मान में परिवर्तन हो रहा तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई के मान में है परिवर्तन। तो परिवर्तन होगा तो ये कैसी राशि होगी, चर राशि, क्योंकि चर राशि क्या राशि कि वह राशि जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। अब परिवर्तन किसके मान में हो रहा, एक्स और वाई के मान में, तो एक्स और वाई कैसी राशि होगी, चर राशि। परंतु अगर आप यह समझने का प्रयास करोगे तो ये जो 4 है वो हर जगह फिक्स, भाई 4 तो हर जगह फिक्स है। देखो यहाँ भी 4, 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 मतलब 4 जो है वो है भैया हर जगह फिक्स। तो जब 4 हर जगह फिक्स है तो हम कह सकते हैं भैया 4 का तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 4 क्या है हर जगह भैया फिक्स है, नो परिवर्तन। तो जिस राशि के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा उस राशि को नाम दिया अचर राशि। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये 4 है ये तो एकदम फिक्स है, इसके मान में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब इसके मान में ही कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो 4 है वो 4 कैसी राशि है, तो 4 एक अचर राशि है। 4 एक कैसी राशि है, ये 4 एक अचर राशि है, परंतु एक्स और वाई कैसी राशि है, चर राशि है। ठीक दोस्तों, तो ये होता चर और अचर राशि का बेसिक पार्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों अब देखो यह समझने का प्रयास करियो। अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या था भैया, द्विघात समीकरण। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और जब बात अगर द्विघात समीकरण की आए तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई द्विघात समीकरण होती क्या है। ये देखो द्विघात से पहले मैं आपको सबसे पहले पूछूंगा कि ये समीकरण क्या होती है। तो देखो समीकरण क्या होती है, जैसे मान लो मैंने एक लिखा व्यंजक ax प्लस बी लिखा। अब ये जो ax प्लस बी है यो यहाँ किसी संख्या के बराबर नहीं है, यह यहाँ देखो ax प्लस बी नहीं, मैंने इसके तौर पर 2x प्लस 3 ले लिया। अब यहाँ समझो यो किसी संख्या के बराबर नहीं है। तो जब यो किसी संख्या के बराबर नहीं है, तो जब भैया यो किसी संख्या के बराबर नहीं है तो हम इसको क्या नाम देंगे, एक बीजीय व्यंजक का। देखो जब किसी संख्या के बराबर नहीं रहता ना तो हम इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो जब भाई यो किसी पोर्शन यू पोर्शन जो वो किसी संख्या के जब बराबर ही नहीं है तो इसको हम नाम क्या दे सकते हैं कि यो भैया ये क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। बट परंतु अगर यो 2x प्लस 3 यो इक्वल टू हो जाए मान लो px के या gx के या fx के ix के, किसी भी अगर fx gx के बराबर हो रहा है तो यो जो पोर्शन होता है यो बन के तैयार होता है आपका बहुपद। यो जो आपका पोर्शन होता है यो पोर्शन आपका बन के तैयार होता है बहुपद। परंतु भैया समीकरण क्या होती है, अरे बेटा समीकरण क्या होती है कि अगर ये 2x प्लस 3 यो किसी संख्या के बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये मैंने सोचा बराबर हो गया यो 2 की,
या ये बराबर हो गया 0 के। तो यो जो बराबर हो जाता है ना किसी अचर संख्या के या किसी भी संख्या के, अगर यो बराबर है तो इसको हम बोल सकते हैं यो क्या है भैया, एक समीकरण है। तो यो है एक समीकरण। अगर यहां आप समझने का प्रयास करोगे तो यहां यो है x। अब x कैसी राशि है, एक चर राशि। अब जब x एक चर राशि है तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है, तो जब घात इसकी कुछ नहीं है तो भैया इसकी घात कितनी होगी, एक। भाई जब इसकी घात कुछ नहीं है तो इसकी घात कितनी होगी, एक। अब जब इसकी घात एक है तो जब देखो किसी भी चर राशि की घात एक होती है तो उसको नाम दिया जाता है रेखिक समीकरण का। ठीक दोस्तों, कि जब किसी भी चर राशि की घात अगर एक होती है तो उसको नाम दिया जाता है रेखिक समीकरण। परंतु भैया बात तो द्विघात समीकरण की चल रही, आप कहां लेंगे, तो अब आइए द्विघात समीकरण। अब आइए आप सभी द्विघात समीकरण पर। देखो भैया द्विघात समीकरण पर क्या होगा, देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखो जब बात द्विघात समीकरण की चल रही तो भाई आखिरकार द्विघात समीकरण होती क्या। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो भैया, 2। वह राशि जिसमें चर या वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो भैया, 2। अगर किसी भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो कैसी समीकरण है, एक द्विघात समीकरण। यू है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बट अगर आपको ध्यान के रखना है कि जैसे ये चर राशि एक x है, अब इसकी जो घात होती है ना, घात इसकी देखो घात होगी, जैसे यहाँ समझो कि जैसे ये मैंने लिख दिया x है, अब ये जो x है अब इसकी कुछ ना कुछ घात होगी। तो यो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो x की घात होती है वो घात जो होती है वो होती है एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि जो भैया 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है, अनंत तक होती है, ये होती है पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो x की घात होती है वो कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मैंने लिखा x प्लस 1/x है और जो मान लो मैंने बराबर 2 के मान लिया, क्या मैंने कहा कि ये द्विघात समीकरण है? बहुत से बच्चे तो ना कहेंगे ना, हाँ बेटा क्यों ना, देखो इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना मानना, एक। दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की दर गुणा होगी तो x स्क्वायर, ये प्लस 1 रहेगा ऐसी और इक्वल टू हो जाएगा ये x इसके साथ आ जाएगा 2x। अब देखो ये x की अधिकतम घात कितनी, 2। तो ये कैसी राशि, कैसी समीकरण होगी, एक द्विघात समीकरण। तो ये ऐसा पोर्शन था। आपको ध्यान क्या रखना कि ये जो x की घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या मैंने आपको लिखवा दी कि एक ही होगी, और इसमें देखो मैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार लूंगा कि मान लो अगर ये लिखा है x प्लस अंडर रूट एक्स लिख दिया मैंने, तो ये जो अंडर रूट एक्स है, देखो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दूं कि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि जो x है उसकी पावर होती है 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है कि x की पावर कितनी होगी, 1/2। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो यो हम कह सकते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आता। पोर्शन किस प्रकार होगा आपको शेयर भी करा दिया जाएगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो x की यहाँ घात होगी वो केवल और केवल एक पूर्ण संख्या होगी, ना तो जो एक परिमेय संख्या होगी, ना ये धनात्मक पूर्णांक, हाँ सॉरी धनात्मक पूर्णांक तो होगी, ऋणात्मक पूर्णांक कुछ नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो घात होगी वो कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। दोस्तों यो आपको ध्यान रखना है, यो आप नोट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप लिख भी सकते हो, ठीक दोस्तों। अब देखो द्विघात समीकरण क्या, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं कि दोस्तों द्विघात समीकरण कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, ठीक दोस्तों। तो अब देखो यहां समझना एग्जाम्पल के माध्यम से, बस आपको यही ध्यान रखना कि जो x की पावर होगी ना वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो पूर्ण संख्या होनी चाहिए केवल और के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझोगे, तो अगर भैया आप एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे, एक मिनट दोस्तों, तो जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो मान लो मैंने लिखा जैसे x² प्लस
3x+2 और इक्वल टू 0। देखो किसी संख्या के बराबर होगी तभी वो समीकरण बनती है। तो यो देखो अगर यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ x की पावर देखो कितनी, 2। ये चर राशि की पावर कितनी, 2। यहाँ x की पावर कितनी, कुछ नहीं होती, पावर कितनी होती, 1। अब मुझे देखकर बताओ क्या 2 भी कैसी राशि है, या 2 कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या। एक कैसी संख्या, एक पूर्ण संख्या, क्योंकि आपको कंसेप्ट लिखवा दिया कि भैया जो पूर्ण संख्या होती है वे क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है भैया, अनंत तक होती है। ध्यान रखना कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है, अनंत तक। तो अगर यह समझने का प्रयास करोगे तो देखो यहां क्या है, इस x की पावर 2 है, अधिकतम पावर कितनी है x की, 2 है। 2 कैसी राशि, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ x की पावर कितनी है, 1। 1 भी कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। अब यहां समझने का प्रयास करो, अब यो है एक पूरी समीकरण। अब इस समीकरण में देखो x की अधिकतम पावर कितनी, आप कहोगे अधिकतम पावर 2 है। तो अगर अधिकतम पावर होगी 2 तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस का 7x और प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या यो एक द्विघात समीकरण है? x की अधिकतम पावर देख लो कितनी, 2। कहीं यहां अगर x की पावर 2 है और यहां कितनी है, 1, दोनों पूर्ण संख्या है, हाँ भैया है। और x की अधिकतम पावर कितनी है, 2। तो अगर 2 है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। परंतु क्या भैया, अगर समीकरण है जैसे 5x² प्लस का 3 √x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यह समझने का प्रयास करोगे तो यह x की पावर कितनी है, 2, और यह x की पावर देखो x है अंडर रूट में। तो अंडर रूट में अगर x है, इसका मतलब क्या है, x की पावर क्या है, 1/2। तो यो तो पूर्ण संख्या है 2, परंतु जो 1/√, जो 1/2 है यो तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। ध्यान यही रखना है कि अगर कोई सी भी समीकरण होगी उसमें अगर चर राशि की जो घात है वो होनी चाहिए नंबर 1 पूर्ण संख्या, और अगर अधिकतम घात 2 होगी तो वो होगी द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ इसकी x की पावर कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, कुछ नहीं तो 1। दोनों कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। अधिकतम घात 2 है तो कैसी राशि है, कैसी समीकरण है, एक द्विघात समीकरण। परंतु क्या अगर मैंने लिखा 3x की पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां देखो x की अधिकतम घात कितनी, 3। अगर x की अधिकतम घात कितनी भैया इसमें, 3, तो x की अधिकतम घात 3 होगी तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी। परंतु यहाँ x² भी आ रहा, मतलब x की घात 2 भी है, परंतु हमें देखना x की अधिकतम घात कितनी है भैया। x की अधिकतम घात कितनी, 3। तो जब x की अधिकतम घात 3 तो ये द्विघात समीकरण होगी भैया, नहीं होगी। मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर चर राशि की अधिकतम घात अगर देखो 2 है, जैसे यहाँ 2 थी या यहाँ 2 थी, तो वो एक द्विघात समीकरण के अंतर्गत आ गई। परंतु यहाँ देखो सभी घातों की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, परंतु चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 3। तो जब 3 है तो ये भैया द्विघात समीकरण थोड़ी होगी, तो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक दोस्तों, और देखो जैसे है कि 2x² प्लस का √x और प्लस 7 इक्वल टू 0। यो बताओ फटाक से क्या द्विघात समीकरण है, फटाक से बताओ दोस्तों क्या यह द्विघात समीकरण है, जल्दी से। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। देखो अगर यहाँ समझोगे तो यहाँ x की पावर 2 है, ये तो फिक्स है कि 2 है, परंतु यहाँ जो x है वो कहाँ है, अंडर रूट में। और जब x की जब x जो जैसे अंडर रूट में है x, या x की पावर 1/2 है, क्योंकि भाई अंडर रूट का मतलब तो यही है कि x की पावर कितनी है, 1/2 है। तो यो तो पावर 1/2 आ रही और यो पावर 2 आ रही,
परंतु ध्यान रखो कि अधिकतम पावर तो 2 है, तो भैया हम क्या कह सकते हैं द्विघात समीकरण है? बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि भाई अगर यहाँ देखो 2 तो यूं तो बात फिक्स है कि 2 तो एक पूर्ण संख्या है, परंतु भैया जो अंडर रूट x है ये एक पूर्ण संख्या थोड़ी, या 1/2 एक पूर्ण संख्या थोड़ी। तो जब 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं हो है तो हम क्या कह सकते हैं? ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भैया चर राशि होती है उसकी जो घात होती है ये हमेशा एक पूर्ण संख्या अगर यह पूर्ण संख्या है तो यो एक आपकी जो समीकरण होती है उसको सेटिस्फाइज करती है। परंतु अगर अधिकतम घात अगर 2 होगी तो ये द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइज करती है। अधिकतम घात अगर कितनी होगी? 3 होगी तो ये त्रिघात समीकरण को सेटिस्फाइज करती है। अधिकतम घात 4 होगी तो ये चतुर्थ घात समीकरण को सेटिस्फाइज करती है। तो ये इस प्रकार होता है। बट अगर बात द्विघात समीकरण की चली तो हमें केवल लॉजिक पढ़ना है द्विघात समीकरण का। अब मैं आपके लिए देखो 2 एग्जाम्पल लगाता हूं और 2 एग्जाम्पल बताना कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। केवल आपको देखो, अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिए जैसे एसएससी सीजीएल एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी या एएलपी की अगर तैयारी कर रहे हो, या आप देखो डिफेंस के जितने भी कोर्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो या नेवी एसएसआर या आप एनडीए की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास का केवल लेक्चर नंबर अभी फर्स्ट है, सेकंड लेक्चर आएगा, थर्ड आएगा, तो जितने भी लेक्चर हमसे बनेंगे हम टोटल लेक्चर कराएंगे। और देखो जो प्रश्न होंगे उनकी मिक्स प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जरूर कराई जाएगी। तो दोस्तों क्लास का जो आपका तीसरा लेक्चर होगा उसमें आपके मिक्स प्रैक्टिस रहेगी, जो आपके जैसे डिफेंस में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, रेलवे ग्रुप डी सीएचएसएल या सीजीएल जहां भी जीडी में पूछे गए होंगे, तो जहां से भी इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण के जो प्रश्न है पूछे गए होंगे तो उन सभी प्रश्नों का हम प्रीवियस ईयर एक वीडियो लेकर आएंगे या लेक्चर ही लेकर आ जाएंगे, इसी में मिक्स कर देंगे। बट अभी तो आपको केवल और केवल कंसेप्ट सीखना है कि भाई अगर हम सवालों को किस प्रकार लगाएंगे, हम पहचान क्या करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो केवल आपको ये ध्यान देना है। अब मैं आपके लिए देखो 2 सवाल लिख रहा हूं और इन दोनों सवाल में पहले आप बताना कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। देखो दोस्तों, तो अब देखो भैया 2 सवाल में देखो आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों देखो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, इधर आते रहेंगे, तो आप देखो अपने देखते भी रहना। तो दोस्तों देखो पहला प्रश्न किस प्रकार आया है, देखो आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका होगा। तो देखो प्रश्न कहता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये एक भैया समीकरण है, इसकी हमें जांच करके बतानी कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो आपकी स्क्रीन पर वैसा आ भी चुका होगा और नहीं आया तो देखो मैंने लिख भी दिया। देखो दोस्तों क्या बात, अगर यहाँ आप समझने का प्रयास करोगे तो देखो अगर इस x को मैं a मान लूँ और बीच में माइनस का चिन्ह है तो भैया माइनस लगा दो, और अगर इस 2 को मैंने b मान लिया तो ये बन गया भैया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं भैया, a स्क्वायर, a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b की जगह कितना है भैया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 4, और माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू क्या करो, देखो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना 4, देखो अगर माइनस होता तो यहाँ लगा देते माइनस, इस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, इस 4 की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाए 4x, और ये प्लस का 1 और इक्वल टू कितना भैया 2x प्लस या 2x माइनस 3 का। समझने का प्रयास करियो तो देखो x स्क्वायर तो ये एज इट इज, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 1, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस का 4x और इक्वल टू कितना, देखो इक्वल टू क्या करो, ये जो पोर्शन है इसे उठा कर हम इधर ले आएंगे, तो इधर लेकर आएंगे तो देखो ये प्लस का 2x है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3 इधर आकर किसका हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 3 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का 3, और इक्वल टू केवल क्या बचेगा 0। तो देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस का क्या है 4x और ये माइनस का 2x, तो ये दोनों माइनस के, तो माइनस का 4x और माइनस का 2x क्या होगा आपस में जुड़ के हो जाएगा माइनस का 6x, और ये प्लस का
5 है और प्लस का 3, ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएंगे प्लस का 8 और इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो भैया जो x है या जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो जब इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये किस प्रकार की समीकरण होगी, ये एक कैसी समीकरण होगी, तो हम कह सकते हैं ये कैसी समीकरण होगी, अतः यह है द्विघात समीकरण। तो ऐसा बता देना, क्योंकि भैया अधिकतम घात 2 आ रही तो द्विघात समीकरण है, तो इस प्रकार हमें बता देना। तो ये तो हो गया आपका। और देखो सेकंड सवाल आपके लिए जो आपको करने हैं, ये 3 सवाल देखो आपको दिए जा रहे हैं, तो तीनों सवाल आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। तो तीनों सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो दोस्तों ये आपको खुद से लगाने हैं और हल्के हल्के, कोई बारी नहीं है, तो ये आप कर ले हैं, आपको खुद से करके देखना है कि भाई द्विघात समीकरण ही बतानी है या नहीं। बस यूँ ध्यान रखना कि चर राशि उसकी अधिकतम घात 2 है तो भैया द्विघात समीकरण है, अगर 2 के अलावा कुछ भी है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों देखो 3 प्रश्न आपने नोट कर लेना जरूर, एग्जाम्पल है, वैसे क्लास 10 के एग्जाम्पल है, बट आपको कर लेना है, ठीक दोस्तों। अब देखो हमें पढ़ना क्या है और इसमें, तो ये तो हो गया कि भाई जब हमें कभी जांच करनी है कि भाई द्विघात समीकरण है, तो ये पोर्शन हो गया, हमें बताना है कि भाई ये द्विघात समीकरण है, तो ये तो हमने ये वाला पोर्शन के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें हमें पढ़नी कि भाई जो द्विघात समीकरण होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, आखिरकार वो क्या होता है। तो दोस्तों अब देखना कि जो द्विघात समीकरण होती है उस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भैया। तो देखो बात करी जाएगी द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण की बात करी जा रही है इसके व्यापक रूप की। तो भैया इसका व्यापक रूप क्या होता है, हमें बताओ फटाक से कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखो केवल समझने का प्रयास करना। अब बात करी जा रही है भाई इसके व्यापक रूप की, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 भैया ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और इसमें अगर बात करी जाए कि भैया जो ए होता है, जो बी होता है, जो सी होता है, ये तीनों होते हैं एक अचर राशि। ध्यान रखना जो इसमें ए और बी और सी होती है ये होती है इसमें अचर राशि। और इसमें और क्या ध्यान रखना कि भैया इसमें जो ए का मान होगा वो नॉट इक्वल टू होता है 0 के, मतलब जो ए का मान होगा वो 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता, बट ए का जो मान है वो कितना 0 नहीं होगा, ठीक दोस्तों। तो ए का मान इसमें 0 नहीं होता है। और इसमें क्या ध्यान रखना कि भैया इसमें जो ये ए है या इसमें ये जो बी है या इसमें ये जो सी है, ये इन तीनों का उपयोग कहाँ होगा। तो भैया जो इसमें ए होता है ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कि भैया जो ए का मान होगा वो जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वही मान होगा आपके ए का। तो भैया बी का मान क्या होगा, भैया बी का मान हो जाता है कि जो आपके एक्स के क्या होता है, एक्स के गुणा में होता है ये भैया, जो एक्स के क्या होता है, जो एक्स का क्या होता है भैया गुणांक होता है, या जो इस एक्स वाले मान के गुणा में होगा वही होगा आपका बी का मान, या हम कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक होता है आपका बी। तो भैया ये सी क्या होता है, सी होता है भैया आपका जो अचर पद होता है जिसके साथ एक्स उक्स ना लगा होता, तो सी होता है आपका अचर पद। ध्यान रखना सी क्या होता है, सी होता है एक अचर पद। अब भैया हमें इसमें पता क्या चलेगा इसमें ए और बी सी के मान क्या होंगे, देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक समीकरण लिख दी मैंने द्विघात समीकरण। समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें आपसे केवल और केवल ये पूछा जा रहा है कि भैया इसमें ए और बी और सी के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले ए का मान क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा। भैया एक्स स्क्वायर यूरिया इसके गुणा में क्या है, ए का मान कितना हो गया 2। भैया बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान क्या है एक्स का गुणा, जो भैया एक्स के गुणा में, भैया एक्स के गुणा में क्या है प्लस का 3, तो प्लस लगाओ या मत लगाओ तो कितना 3। भैया सी का मान क्या होता, सी का मान होता अचर पद,
कितना, जो बिना एक्स वाला हो, कितना 5। तो भैया सी का मान कितना हो गया 5। केवल ऐसे बताना आपको, केवल ए और बी और सी के मान बताने। समीकरण लिख दिए मैंने, 3x माइनस का 6x और प्लस का 8 और इक्वल टू 0। केवल और केवल आपको ए बी सी के मान। भैया ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 3। भैया बी का मान कितना होगा, बी का मान होता है एक्स का गुणांक, और एक्स के गुणा में क्या है, देखो एक्स के गुणा में 6 है, परंतु आगे चिन्ह किसका लग रहा, माइनस का लग रहा। तो भैया बी का मान कितना हो जाएगा, देखो माइनस का लग रहा है ना चिन्ह, जैसा चिन्ह माइनस का लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, और एक्स के गुणा में क्या अच्छा है, तो भैया कितना हो जाएगा माइनस का 6। ये चिन्ह जरूर लेने पड़ते हैं। देखो प्लस वाले में तो हम प्लस लगाओ या मत लगाओ, परंतु अगर माइनस में तो ये हमें माइनस तो भैया लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और देखो सी का मान होता है अचर पद कितना, प्लस का 8, तो प्लस का 8 तो लगाओ या मत लगाओ। तो दोस्तों कृपया करके आप यो पोर्शन उतार ले, और ये एक या दो एग्जाम्पल जरूर उतार ले, क्योंकि दोस्तों मैं अभी और एग्जाम्पल लिखूंगा, बट आप इसे जल्दी से उतार ले, या आप भैया इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट जो भी वगैरह वो अपना ले लिया होगा। तो दोस्तों देखो मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको आना चाहिए और बीसी के मान, क्योंकि दोस्तों इन पर बेस्ड जब अभी आगे सवाल होंगे, जब आपके लिए एक महा मैराथन लगाएंगे हम, लगभग 1 घंटे की महा मैराथन होगी, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल कराएंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा कि भाई इसमें हमें ए और बी और सी के मान की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो जब भी तो मैं दोस्तों आपको छोटी छोटी जो आपकी बात है, आपका जो बेसिक पार्ट है, उसको मैं अभी से ही क्लियर करके लेकर चल जाए, क्योंकि दोस्तों जिस दिन भी मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके आधे से ज्यादा सवाल तो आप खुद ही लगा लोगे, इतना मेरा 100% मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। बट आपको जो है क्लास में वो बने रहना है, और जो चीज आपको सिखाई जा रही है उसको कॉपी में एज इट इज नोट जो कर लेना। दोस्तों देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने कि भैया 3x² या केवल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 और इक्वल टू 0, जो मैंने एक द्विघात समीकरण लिख दी। अब इसका मैं केवल आपसे ए और बी सी के मान पूछा, तो भैया ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में तो कुछ नहीं है, तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1। भैया बी का मान कितना, एक्स के गुणा में 2, वो भी किसके, माइनस के। सी का मान अचर पद जो बिना एक्स वाला, कितना 3, वो भी किसके भैया, देखो आगे माइनस लग रहा है तो माइनस का 3। तो केवल और केवल आपको ए और बी और सी के मान बताने, आपको कुछ नहीं करना सवाल। तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लिख रहा हूँ, फटाक से ए और बी और सी के मान बताने आपको, केवल और केवल। क्या कहता है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 5 या माइनस का 6 इक्वल टू 0। ए और बी और सी के मान बताओ फटाक से। इसमें कितना, देखो अगर बात करी जाए ए का मान, तो ए का मान तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के गुणा में। अगर भाई एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो हम कह देंगे कितना 1, क्योंकि भाई कुछ नहीं है तो 1 है। भैया बी का मान होगा जो एक्स के गुणा में होगा, एक्स हो रहा है, एक्स के गुणा में कितना 3, तो बी का मान कितना हो जाएगा 3। आगे चिन्ह किसका, प्लस का, प्लस वाला के लायक तो प्लस लगाओ या मत लगाओ मर्जी। सी का मान कितना हो जाएगा, जो बिना एक्स वाला होता है, जो आपका अचर पद बचता, तो कितना 6। देखो आगे चिन्ह माइनस का लग रहा है, ये रहा देखो माइनस का चिन्ह था, ये ध्यान रखना माइनस का चिन्ह, तो भैया किसके हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही बताना। समीकरण लिख दी मैंने, 6x माइनस 7 और प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें बताओ ए और बी और सी के मान क्या होंगे। तो दोस्तों ए का मान ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर की गुणा हो, जो आपकी समीकरण होगी बे भैया किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो कट फिट करके मतलब किसी भी प्रकार की आ सकती है। एक्स स्क्वायर पहला आ सकता है, एक्स वाला पोर्शन पहला आ सकता है, बस ध्यान रखना जो ए का मान होगा वो होगा आपके एक्स स्क्वायर के गुणा वाला। तो भैया एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और भैया बी का मान होगा जो एक्स के गुणा में होगा, तो एक्स के गुणा में देखो क्या है, एक्स वाला पोर्शन हो रहा है, और इसके गुणा में क्या है 6। देखो आगे माइनस माइनस का नहीं लग रहा, तो माइनस का 6 नहीं, मतलब किसका है, प्लस का 6 है। ठीक इसी प्रकार सी का मान होता है भैया जो अचर पद होता है, अचर पद कितना माइनस का 7, तो ये हो जाएंगे इसके एबीसी के मान। ऐसी दोस्तों देखो और समीकरण लिखी जा रही है, केवल ए और बी और सी के मान बताने आपको। जैसे यू है 3x² माइनस 6 और माइनस का 5x और इक्वल टू 0। और दोस्तों क्या है कि 2x² माइनस का 8x और माइनस का
2 इक्वल टू 0, माइनस का 3x² माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। दोस्तों जैसे ये तीन समीकरण है, तो इन तीन समीकरण में नींद आ रही, तो इन तीन समीकरण में क्या करना है, ए और बी और सी के मान ही बताने हैं आपको। तो ए और बी और सी के मान बताने। दोस्तों जैसे पहली समीकरण है ये, और पहली समीकरण में आपको केवल और केवल क्या करना है, ए और बी और सी के मान बताने। तो देखो सबसे पहले जैसे पहली समीकरण दे रखी है, तो इसमें जैसा अगर हम ए का मान लिखेंगे तो भैया ए का मान होता है जो x² के गुणा में होता है। अब भैया x² के गुणा में तो 3 है, तो ए का मान कितना हो गया, 3। भैया बी का मान होता है जो x के गुणा में होता है। भैया x वाला पोर्शन तो ये हो गया, इसके गुणा में क्या है 5, और वो भी आगे देखो चिन्ह किसका, माइनस का, तो b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। c का मान होता है जो आपका अचर पद होता है, जो बिना x वाला होता है, तो भैया बिना x वाला तो इसमें केवल क्या है 6। देखो चिन्ह क्या है 6, क्या माइनस को, तो क्या है c का मान माइनस का 6। ठीक इसी प्रकार इन दो सवाल में भी आपको ऐसे ही बताना। देखो इसमें a का मान कितना हो जाएगा, x² के गुणा में कितना 2 है। ठीक इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, x के गुणा में कितना, देखो माइनस का, क्योंकि आगे माइनस लग रहा है तो माइनस का 8 हो जाएगा। ऐसे c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। देखो मैं इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि दोस्तों जब अभी आपको आगे ट्रिक बताई जाएगी सवालों की, तो उस ट्रिक में आपके लिए जो ए बी सी के मान है भी वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है वो सभी बच्चों के लिए आएगा। देखो अगर आप कक्षा 9वीं के छात्र, कक्षा 10वीं के छात्र हो, तो आप सभी को बेसिक पार्ट आना चाहिए, और देखो कंसेप्ट जो होगा आपको सभी को सिखाया जाएगा। और दोस्तों जैसे नीचे वाली समीकरण है, तो ऐसे इसमें क्या करेंगे हम, ए का मान कितना हो जाए, देखो ए का मान होगा जो x² के गुणा में, x² के गुणा में क्या है माइनस का 3। ठीक इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, जो x के गुणा में, देखो x के गुणा में कुछ नहीं तो कितना 1, और देखो इसके आगे चिन्ह किसका लग रहा माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। और ठीक इसी प्रकार जो c का मान होगा वो अचर पद होता है, और अचर पद कितना, देखो इसमें माइनस का 2। तो ये हो गया इसमें और ए और बी के, ए बी और सी के मान। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में हमारा जो सिखाने का माध्यम था वो था कि आपको कि भाई ये कोई भी एक द्विघात समीकरण कैसी होती है, उस द्विघात समीकरण को समझाना था, और कुछ भैया ए और बी सी के मान निकालने वाले। तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और जो नई क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के लिए सवाल आएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय। ठीक दोस्तों।